एक महिला कमरे में जाती है और फिर नौकर उसी कमरे में जाता है और संबंध बनाने लगते हैं। ऐसा ही इनके बीच रोज होने लगता है। एक दिन यह दोनों अपने कार्यक्रम में लगे ही थे, तभी इन दोनों को उस महिला का ससुर देख लेता है। वह महिला इतनी खूबसूरत थी कि इसका ससुर भी पहले से ही उसका दीवाना था। उसके साथ ये ऐसा काम करने के सपने देख रहा था। तभी संजोग से उसको ऐसा मौका मिल ही जाता है। फिर उसका ससुर इस सुंदर महिला के साथ वह भी हवस की प्यास बुझाने लगता है। इसी तरह महिला का ससुर और उसका नौकर मिलकर दोनों एक साथ में उस महिला के साथ ऐसा खेल खेलते रहे। लेकिन एक दिन इन तीनों की दुनिया एक झटके में ही पलट गई। दरअसल दोस्तों, इनके साथ ऐसा खतरनाक कांड हुआ जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे रमाकांत त्रिपाठी। उनकी उम्र करीब 50 साल थी। रमाकांत जी देखने में रौबदार थे। सफेद कुर्ता पायजामा, सादा चेहरा और उस पर हमेशा एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उनका स्वभाव थोड़ा चंचल था। दोस्तों, रमाकांत जी का एक बेटा था कन्हैया त्रिपाठी। उम्र 35 साल कन्हैया एक होशियार और मेहनती नौजवान था जिसने अपने दम पर कपड़ों का कारोबार शुरू कर लिया था और अब उसे अच्छे से चला भी रहा था। दोस्तों, कन्हैया की पत्नी ज्योति त्रिपाठी की उम्र करीब 30 साल थी। जैसे उसका नाम प्यारा था, वैसे ही वह खुद भी बहुत सुंदर थी। ऊपर वाले ने उसे बड़ी नफासत से बनाया था। तीखे नैन नक्श, लंबा कद, गोरा और भरा पूरा बदन। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उसे एक बार देख ले नजरें हटा ही नहीं पाता था। दोस्तों, कन्हैया और ज्योति की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे। मकान की खाली दीवारें ज्योति को उदास कर देती थीं। कन्हैया का रोज का एक ही रूटीन था, सुबह 9 बजे काम पर निकल जाना और रात को 11 बजे या 12 बजे घर लौटना। जब तक वह आता ज्योति उसका इंतजार करते करते थक जाती। कभी तो इंतजार में ही सो जाती और कभी बस यूं ही चुपचाप पड़ी रहती। कन्हैया घर आता, कपड़े बदलता और बिना कुछ बोले सीधे बिस्तर पर सो जाता। दोस्तों, कभी कभी ज्योति हिम्मत जुटाकर कन्हैया की तरफ करवट लेती। वह सोचती शायद आज उससे 2 बातें हो जाएं थोड़ा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करती, कन्हैया थके हुए स्वर में बस इतना ही बोलता, ज्योति आज बहुत थक गया हूं, नींद आ रही है। ज्योति उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखती और कन्हैया झट से बोल उठता, अरे ज्योति, तुम नहीं समझोगी, नया ऑर्डर आया है, दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, प्लीज सोने दो। इतना कहकर वह उसका हाथ झटक देता और दूसरी तरफ करवट लेकर 100 कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता। ज्योति चुपचाप छत की ओर देखने लगती है और उसके सीने में एक आग सी जलती रहती है। दोस्तों, औरत की जरूरतें सिर्फ रोटी, कपड़ा और घर तक सीमित नहीं होती। उसे चाहिए होता है एक साथी जो उसका दर्द समझे, कुछ मीठे बोल जो थके हुए दिल को सुकून दें, और सबसे ज्यादा चाहिए होता है अपने पति का प्यार जिसमें उसे अपना पूरा संसार दिखाई देता है। दोस्तों, 30 साल की ज्योति के बदन में भी जवानी थी, ख्वाहिशें थीं, लेकिन कन्हैया के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। ज्योति की इस बेकरारी को घर में एक और जोड़ी आंखें थीं जो बड़े गौर से देख रही थीं। वह आंखें थीं उसके ससुर रमाकांत त्रिपाठी की। रमाकांत जी का मन बड़ा चंचल था। जब से यह खूबसूरत बहू घर में आई थी, उनकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं थीं। वह बहाने बहाने से ज्योति के पास मंडराते रहते, बहू आज चाय क्या गजब बनाई है, लगता है अमृत घोल दिया। वह चाय पीते हुए ज्योति को घूरते हुए कहते, जी बाबूजी। ज्योति अदब से सिर झुका लेती, अरे बहू, तुम्हारी उम्र क्या है, 30 की हो गई हो, पर लगती तो 22 से 23 की हो। कन्हैया बड़ा किस्मत वाला है, वह कहते और उनकी गंदी नजरें ज्योति के बदन का जायजा लेती। ज्योति को सब समझ आता था। वह घिन्न से भर जाती थी, पर कर भी क्या सकती थी, पति का बाप था। वह बस खुद को समेट कर वहां से हट जाती। रमाकांत के दिल में तो तूफान उठते रहते। वह मन ही मन सोचते, क्या चीज है, काश यह कन्हैया की जगह मेरी होती। एक रात, बस एक रात इसके साथ बिताने को मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। ज्योति अपने पति की बेरुखी और ससुर की गंदी नजरों के बीच पिस रही थी। उसका अकेलापन हर दिन गहरा होता जा रहा था। इसी मकान में एक नौकर भी रहता था, रमेश। उम्र यही कोई 25 साल, गठीला बदन, सांवला रंग पर, आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी। वह घर के सारे बाहर भीतर के काम देखता था। रमाकांत जी की सेवा से लेकर बाजार के काम तक सब वहीं करता था। उसका कमरा घर के पिछवाड़े नौकरों वाले क्वार्टर में था। दोस्तों, रमेश अपनी मालकिन यानी ज्योति की बड़ी इज्जत करता था। दोस्तों, एक दिन दोपहर की बात है। कन्हैया बिना खाए ही कारखाने चला गया था और रमाकांत किसी काम से शहर गए थे।
मकान में सन्नाटा पसरा था। ज्योति अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रमेश किसी काम से वहां आया। उसने दरवाजे की दरार से देखा कि मालकिन रो रही है। वह ठिठक गया। मालकिन उसने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी। ज्योति ने चौंक कर आंसू पोंछे। क्या है रमेश, वहां आप रो रही थी? सब ठीक है। रमेश दरवाजे पर ही खड़ा रहा। नहीं, कुछ नहीं, बस बस ऐसे ही तुम जाओ। रमेश एक पल खड़ा रहा, फिर वह अंदर आया और बोला, मालकिन, मैं आपका नौकर हूं, पर नौकर भी इंसान होता है। मैं रोज देखता हूं आप उदास रहती हैं। छोटा साहब आपसे बात नहीं करते। आप हुक्म करें तो मैं आपके लिए पानी लाऊं। ज्योति ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतनी हमदर्दी देखी। न जाने क्यों उसका दिल भर आया। वह कहकर चुप हो गई। रमेश दौड़कर पानी लाया। उस दिन के बाद एक अनदेखा सा रिश्ता बन गया। जब भी ज्योति अकेली होती, रमेश बहाने से उसके पास आ जाता। कभी बाग के फूल ले आता। मालकिन, ये गुलाब आपके लिए। कभी बाजार से चुपके से उसकी पसंदीदा गजक मिठाई ले आता। ज्योति को यह छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी थीं। कोई तो था जो उसका ख्याल रख रहा था। एक रात कन्हैया देर से आया। ज्योति आज पूरे मन से तैयार हुई थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी पहनी थी, हल्का सा श्रृंगार किया था। कन्हैया कमरे में आया और सीधा बाथरूम में घुस गया। जब निकला तो तौलिए से बाल पोंछते हुए बोला, लाइट बंद कर दो, ज्योति बहुत नींद आ रही है। ज्योति बोली, कन्हैया से उसका हाथ पकड़कर आज रुक जाए ना। कन्हैया ने झटक दिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा दिमाग काम से फटा जा रहा है, मुझे सोने दो। और वह सो गया। ज्योति के सब्र का बांध टूट गया। उसका बदन सुलग रहा था, पर कर भी क्या सकती थी? पति का बाप था। वह बस खुद को समेट कर वहां से हट जाती। रमाकांत के दिल में तो तूफान उठते रहते। वह मन ही मन सोचते, क्या चीज है, काश यह कन्हैया की जगह मेरी होती। एक रात, बस एक रात इसके साथ बिताने को मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। ज्योति अपने पति की बेरुखी और ससुर की गंदी नजरों के बीच पिस रही थी। उसका अकेलापन हर दिन गहरा होता जा रहा था। इसी मकान में एक नौकर भी रहता था, रमेश। उम्र यही कोई 25 साल, गठीला बदन, सांवला रंग पर आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी। वह घर के सारे बाहर भीतर के काम देखता था। रमाकांत जी की सेवा से लेकर बाजार के काम तक सब वहीं करता था। उसका कमरा घर के पिछवाड़े नौकरों वाले क्वार्टर में था। दोस्तों, रमेश अपनी मालकिन यानी ज्योति की बड़ी इज्जत करता था। दोस्तों, एक दिन दोपहर की बात है। कन्हैया बिना खाए ही कारखाने चला गया था और रमाकांत किसी काम से शहर गए थे। मकान में सन्नाटा पसरा था। ज्योति अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रमेश किसी काम से वहां आया। उसने दरवाजे की दरार से देखा कि मालकिन रो रही है। वह ठिठक गया। मालकिन, उसने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी। ज्योति ने चौंक कर आंसू पोंछे। क्या है रमेश, वहां आप रो रही थी? सब ठीक है। रमेश दरवाजे पर ही खड़ा रहा। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम जाओ। रमेश एक पल खड़ा रहा, फिर वह अंदर आया और बोला, मालकिन, मैं आपका नौकर हूं, पर नौकर भी इंसान होता है। मैं रोज देखता हूं आप उदास रहती हैं। छोटा साहब आपसे बात नहीं करते। आप हुक्म करें तो मैं आपके लिए पानी लाऊं। ज्योति ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतनी हमदर्दी देखी। न जाने क्यों उसका दिल भर आया। वह कहकर चुप हो गई। रमेश दौड़कर पानी लाया। उस दिन के बाद एक अनदेखा सा रिश्ता बन गया। जब भी ज्योति अकेली होती, रमेश बहाने से उसके पास आ जाता। कभी बाग के फूल ले आता। मालकिन, यह गुलाब आपके लिए। कभी बाजार से चुपके से उसकी पसंदीदा गजक मिठाई ले आता। ज्योति को यह छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी थीं। कोई तो था जो उसका ख्याल रख रहा था। एक रात कन्हैया देर से आया। ज्योति आज पूरे मन से तैयार हुई थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी पहनी थी, हल्का सा श्रृंगार किया था। कन्हैया कमरे में आया और सीधा बाथरूम में घुस गया। जब निकला तो तौलिए से बाल पोंछते हुए बोला, लाइट बंद कर दो, ज्योति बहुत नींद आ रही है। ज्योति बोली, कन्हैया से उसका हाथ पकड़कर आज रुक जाए ना। कन्हैया ने झटक दिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा दिमाग काम से फटा जा रहा है, मुझे सोने दो। और वह सो गया। ज्योति के सब्र का बांध टूट गया। उसका बदन सुलग रहा था। उसकी जवानी, उसकी जरूरतें सब धू धू करके जल रही थीं। वह उठी। उसने कन्हैया को देखा जो बेखबर सो रहा था। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकली। घर में अंधेरा था। वह सीधे पिछवाड़े रमेश के कमरे की तरफ चल दी। रमेश की नींद कच्ची थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वह जाग गया। उसने दरवाजा खोला और सामने मालकिन को खड़ा पाया। रात के 2 बजे, बिखरे बाल, आंखों में एक अजीब सी पुकार। मालकिन, आप यहां सब ठीक हैं? ज्योति कुछ नहीं बोली। वह बस अंदर आई
और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रमेश हक्का बक्का खड़ा था। मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं? ज्योति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना शर्म थी ना डर, बस एक प्यास थी। वह आगे बढ़ी और रमेश का हाथ पकड़ लिया। रमेश, मैं बहुत अकेली हूं। रमेश कांप गया। वह जानता था इसका मतलब क्या है। वह जानता था यह गलत है, पाप है, पर सामने उसकी मालकिन खड़ी थी जो आज वह खुद उसके पास आई थी। उस रात नौकर के उस छोटे से सीलन भरे कमरे में घर की बहू ने अपनी शारीरिक जरूरत पूरी की। यह रिश्ता जिस्म का था, पर इसकी नींव ज्योति के अकेलेपन ने रखी थी। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। जब भी कन्हैया सो जाता या शहर से बाहर जाता, ज्योति चुपके से रमेश के कमरे में पहुंच जाती। रमेश भी अब इस रिश्ते का आदी हो गया था। उसे भी मालकिन का साथ अच्छा लगने लगा था। वे दोनों अपनी एक अलग दुनिया में खो गए थे। रमाकांत त्रिपाठी की नजरें बाज की थीं। वह कुछ दिनों से देख रहे थे कि ज्योति के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई है। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। वह सोचते हैं, कन्हैया तो इसे घास नहीं डालता, फिर यह इतना चहक क्यों रही है? दाल में कुछ काला है। उन्होंने ज्योति पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात रमाकांत को नींद नहीं आ रही थी। वह टहलते हुए घर के आंगन से पिछवाड़े की तरफ निकल गए। तभी उन्हें नौकरों वाले क्वार्टर की तरफ से कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। सिसकियों की आवाज। अरे ये आवाज कैसी? वह ठिठके, रात के 2 बजे कौन सिसकियां भर रहा है? वह दबे पांव रमेश के कमरे की तरफ बढ़े। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे की लकड़ी में एक छोटा सा छेद था जहां से गांठ निकल गई थी। रमाकांत का माथा ठनका। उन्होंने अपनी आंख उस छेद पर लगा दी। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पलंग पर उनकी बहू ज्योति, उनका नौकर रमेश, दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। वह वही कर रहे थे जिसके लिए रमाकांत खुद तरस रहे थे। रमाकांत का खून खौल गया। हरामजादे नौकर होकर मेरी बहू पर डोरे डालता है। लेकिन अगले ही पल उनके चंचल मन में एक शैतानी ख्याल आया। वाह वाह रे ज्योति! वह मन ही मन हंसे। पति से प्यास नहीं बुझी तो नौकर के पास चली गई। अब मजा आएगा, उन्होंने सोचा। अभी पकड़ता हूं हाथों, फिर यह बहू मेरी मुट्ठी में होगी। जो मैं बोलूंगा वह करेगी। उन्होंने जोर से दरवाजे पर लात मारी। रमेश हरामजादे दरवाजा खोल, अंदर जैसे भूचाल आ गया। ज्योति और रमेश के होश उड़ गए। उन्होंने जैसे तैसे अपने कपड़े संभाले। कौन कौन है? रमेश की आवाज कांप रही थी। तेरा बाप, मुंह खोल दरवाजा! रमाकांत फिर चीखा। रमेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने रमाकांत त्रिपाठी खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मालिक रमाकांत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। नीच तेरी ये हिम्मत! तभी उनकी नजर पलंग के पीछे छिपी ज्योति पर पड़ी, जो डर के मारे सफेद पड़ गई थी। और तुम बहू, रमाकांत गुस्से से बोले। ये सब चल रहा था मेरी पीठ पीछे एक नौकर के साथ। ज्योति उनके पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। रमेश भी पैरों में गिर गया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। रमाकांत दहाड़ा। उसने रमेश को कॉलर से पकड़ा। तेरी तो मैं निकल मेरे घर से। अभी इसी वक्त अगर दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा तो जान से मार दूंगा। उसने रमेश को घसीटते हुए बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। रमेश अपनी जान बचाकर अंधेरे में गायब हो गया। अब कमरे में सिर्फ रमाकांत थे और जमीन पर पड़ी रोती हुई ज्योति। रमाकांत ने उसे देखा और एक कुटिल मुस्कान दी। उठो बहू, बहुत रोली, अब उठो। ज्योति ने डरते डरते उनकी तरफ देखा। मैं अभी कन्हैया को कुछ नहीं बता रहा। रमाकांत ने कहा, जाओ अपने कमरे में जाओ, लेकिन याद रखना यह बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसका हिसाब होगा। ज्योति अपनी इज्जत बच जाने पर शुक्रिया अदा करती हुई अपने कमरे की तरफ दौड़ते हुए भागी। दोस्तों, रमाकांत वहीं खड़े मुस्कुराते रहे। शिकार जाल में आ गया है। उन्होंने सोचा अगले दिन ज्योति के लिए जहन्नुम से बदतर थे। वो ना खा रही थी ना पी रही थी, बस अपने कमरे में बंद इस डर में जी रही थी कि अब बाबूजी कन्हैया को सब बता देंगे। दूसरे दिन सुबह कन्हैया के कारखाने जाने के बाद रमाकांत ने आवाज लगाई, बहू जरा मेरे कमरे में आओ। ज्योति की रूह कांप गई। वह धीरे धीरे कदमों से उनके कमरे में पहुंची। रमाकांत अपने बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठे थे। आओ बहू बैठो। ज्योति जमीन पर ही बैठ गई। अरे जमीन पर क्यों बैठ रही हो, यहां बैठो। बिस्तर पर उन्होंने अपने पास इशारा किया। जी यही ठीक है दोस्तों, ज्योति ने कहा। डर रही हूं रमाकांत। हां से डरना भी चाहिए, काम ही ऐसा किया है तुमने। ज्योति फिर से रोने लगी। बाबूजी मुझे माफ कर दें। माफी भी मिल जाएगी, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। बहू रमाकांत ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। मेरी पीठ में कल रात से बड़ा दर्द है, जरा मालिश कर दो। ज्योति सन्न रह गई। मालिश? हां मालिश अपने ससुर की इतनी सेवा नहीं कर सकती, या सिर्फ नौकरों की सेवा करनी आती है? उन्होंने ताना मारा। ज्योति के पास कोई चारा नहीं था। वह उठी और कांपते हाथों से उनकी पीठ दबाने लगी। अरे ऐसे नहीं, जरा तेल ले आओ, सरसों का तेल, और अच्छे से इसे करो। ज्योति तेल ले आई। जैसे ही उसने तेल लगाकर उनकी पीठ पर हाथ रखा,
रमाकांत ने आह की आवाज निकाली। हाँ, बस ऐसे ही। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहू वह आंखें बंद करके बोले। जैसे जैसे ज्योति मालिश कर रही थी, रमाकांत की हरकतें बदल रही थीं। वह जानबूझकर अपनी पीठ को ज्योति के सीने की तरफ खिसका रहे थे। ज्योति की साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसका हुआ था। रमाकांत की नजरें बार बार ज्योति के बड़े बड़े बक्षस्थल पर जा रही थीं, जो उसकी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। रमाकांत के शरीर में हड़कंप मच गया था। उनका मन काबू से बाहर हो रहा था। बस बहू, अब जरा सामने आ जाओ, उन्होंने कहा। ज्योति मालिश रोककर सामने खड़ी हो गई। रमाकांत ने अचानक ज्योति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ज्योति सीधा उनकी गोद में आ गिरी। बाबूजी, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, ज्योति छटपटाने लगी। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है ज्योति। रमाकांत ने ज्योति को अपनी बाहों में खींच लिया। मैं सब जानता हूं, तू कितनी प्यासी है, सब समझता हूं। कन्हैया तो नाकारा है, वह तेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। और वह नौकर चित्तू उसके पास चली गई। अरे मैं था ना, मुझसे कहती आप मेरे ससुर हैं। भगवान से डरिए, मुझे जाने दे दीजिए। ज्योति घिन से भर उठी थी। ससुर? हाँ ससुर हूं, लेकिन मर्द भी हूं। रमाकांत ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा गड़ा दिया। देख ज्योति, सीधी सी बात है, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं अभी कन्हैया को फोन करके तेरी और उस रमेश की सारी रंगलियों का किस्सा बता दूं, वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा, तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ज्योति की कांपना बंद हो गई, वह सन्न खड़ी थी। और दूसरा रास्ता, रमाकांत ने अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरा रास्ता यह है कि तुम मेरी बात मान लो, जो मुझे चाहिए मुझे दे दो, मैं भी खुश, तुम भी खुश। कन्हैया को कानों कान खबर नहीं होगी। मैं वादा करता हूं तुझे उस नौकर से ज्यादा प्यार दूंगा। उसने अपना घिनौना चेहरा ज्योति के चेहरे के पास लाते हुए कहा। बोल, क्या मंजूर है, इज्जत या बेइज्जत? ज्योति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहां फंस गई थी? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। पति की बेरुखी ने उसे नौकर के पास धकेला और अब वही गलती उसे अपने ससुर के बिस्तर पर फेंक रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस पत्थर बन गई। रमाकांत इसे हां समझ गया। मैं जानता था तू समझदार है। और फिर उस ससुर ने अपनी बहू के साथ वह सब किया जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाए। ज्योति बेजान पड़ी रही। उसके शरीर में जो हार्मोन्स की उत्तेजना नौकर रमेश के साथ होती थी, वह आज घिन और नफरत में बदल गई थी। जब रमाकांत ने उसे छोड़ा तो वह फटे कपड़ों में जमीन पर गिर पड़ी। रो मत बहू, रमाकांत ने उठते हुए कहा। अब से यही हमारा सच है। जब भी कन्हैया सो जाए और मैं बुलाऊं, तुम चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना, समझे? ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया। और हां, रमाकांत ने धमकी दी, अगर यह बात कन्हैया को बताने की कोशिश की तो अंजाम याद रखना। मैं सारा इल्जाम तुम पर और उस नौकर पर डाल दूंगा। ज्योति रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद ज्योति की जिंदगी एक जिंदा लाश जैसी हो गई। रात में पति की बेरुखी और फिर ससुर की हैवानियत। ये रंगारंग कार्यक्रम रोज का हो गया था। जैसे ही कन्हैया सोता, रमाकांत अपनी बहू को अपने रूम में बुला लेता और उसके जिस्म को नोचता। ज्योति अंदर ही अंदर मर रही थी। 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक रमाकांत बहू के साथ गलत काम करता रहा। दोस्तों, 6 महीने बाद की एक रात कन्हैया उस दिन कारखाने से जल्दी आ गया था। वह थोड़ा खुश भी था क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था। उसने सोचा आज ज्योति के साथ वक्त बिताएगा। वो लोग खाना खाकर जल्दी सो गए, लेकिन कन्हैया काम के तनाव के कारण ठीक से सो नहीं पाया था। आधी रात को करीब 2 बजे उसकी नींद खुल गई। उसे प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो बगल का बिस्तर खाली पाया। ज्योति, उसने आवाज दी। ज्योति कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। शायद बाथरूम गई होगी, उसने सोचा। वह खुद भी उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। बाथरूम जाने के रास्ते में पहले उसके पिताजी यानी रमाकांत त्रिपाठी का कमरा पड़ता था। जैसे ही कन्हैया अपने पिता के कमरे के पास से गुजरा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वहीं दबी दबी सी सिसकियों की आवाज। कन्हैया ठिठक गया। ये कैसी आवाज है? पिताजी के कमरे से उसे लगा शायद पिताजी की तबीयत खराब है। वह दरवाजे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। पिताजी, आप ठीक हैं? उसने धीरे से आवाज दी। अंदर से आवाजें अचानक बंद हो गईं। फिर एक दबी सी फुसफुसाहट हुई। कन्हैया का माथा ठनका। उसे शक हुआ। उसने दरवाजे की होल से अंदर झांकने की कोशिश की। जो उसने देखा, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर पलंग पर उसके पिता और उसकी पत्नी ज्योति दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। वह पलंग दौड़ रोमांस कर रहे थे, जिसकी आवाजें बाहर तक आ रहे थे। कन्हैया को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खौलता हुआ शीशा डाल दिया हो। उसकी दुनिया, उसका घमंड, उसका परिवार सब एक पल में बिखर गया। वह सदमे में आ गया। ये क्या हो रहा है?
मेरी पत्नी, मेरे बाप के साथ गुस्सा, नफरत और शर्म सब एक साथ उसके दिमाग पर हावी हो गए। उसने अपने पूरे जोर से दरवाजे पर पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो खोलो। दरवाजा अंदर हड़कंप मच गया। रमाकांत और ज्योति के होश उड़ गए। कन्हैया है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनो, रमाकांत ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों ने घबराहट में जैसे तैसे अपने तन ढके। कुछ सेकंड बाद कांपते हाथों से रमाकांत ने दरवाजा खोला। सामने कन्हैया खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। पिताजी, कन्हैया ने कांपती आवाज में कहा। फिर उसकी नजर पीछे खड़ी ज्योति पर पड़ी, जो डर के मारे दीवार से चिपक गई थी। ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कन्हैया की आवाज में एक बर्फीला ठंडापन था। वह मैं बाबूजी को पानी देने आई थी। ज्योति ने बहाना बनाने की कोशिश की। पानी देने? कन्हैया चीखा। रात के 2 बजे इस हालत में उसने आग देखा ना? तब ज्योति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सच बताओ, क्या हो रहा था यहाँ? ज्योति जमीन पर गिर पड़ी। रमाकांत भी डर गया। बेटा, मेरी बात सुनो। ये बहू रमाकांत ने बात संभालने की कोशिश की। कन्हैया अपने बाप पर दहाड़ा। आप चुप रहिए, आपसे बाद में बात करूंगा। पहले इससे वह ज्योति के पास गया, उसे बालों से पकड़ा। बता, कब से चल रहा है ये सब? ज्योति का सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो। थप्पड़ पर थप्पड़ मारते हुए कन्हैया ने कहा। माफी नहीं, सच चाहिए। ज्योति को लगा कि आप सब खत्म हो गया है। उसने रोते रोते सब सच उगल दिया। हाँ क्या? मैंने वो चीखी। लेकिन इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। कन्हैया ठिठक गया। मैं? हाँ तुम, ज्योति ने रोते हुए कहा। 5 साल हो गए हमारी शादी को। कभी एक पल मेरे पास बैठे हो? कभी पूछा है कि मैं क्या चाहती हूं? मैं जिंदा हूं या मर गई? तुम्हें अपने कारखाने, अपने बिजनेस से फुर्सत ही कहां थी? मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। कन्हैया चुपचाप सुनता रहा। मैं अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए तड्डी डज पती रही और तुम थक कर सो जाते थे। ज्योति ने अपने दिल का सारा गुस्सा निकाल दिया। मैं थक गई थी अकेलेपन से। हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं नौकर के पास चली गई क्या? रमेश। कन्हैया को एक और झटका लगा। हाँ रमेश, क्योंकि कम से कम वह मेरी बात सुनता था, मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे वह प्यार दे रहा था जो मुझे तुमसे कभी नहीं मिला। रमाकांत ने सोचा, अच्छा है, यह नौकर पर इल्जाम डाल रही है। लेकिन ज्योति ने फिर रमाकांत की तरफ उंगली उठाई। लेकिन यह आदमी तुम्हारे पिताजी, इन्होंने मुझे और रमेश को एक साथ देख लिया। कन्हैया ने अपने बाप की तरफ घूर कर देखा। इन्होंने रमेश को घर से निकाल दिया, ज्योति ने सिसकते हुए कहा, और फिर मुझे ब्लैकमेल किया। कहा कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें सब कुछ बता देंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। पिछले 6 महीने से यह रोज रात को मेरे साथ जबरदस्ती। ज्योति अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। कन्हैया पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अब तक अपनी पत्नी को बेवफा समझ रहा था, पर असली कहानी तो कुछ और थी। असली गुनाहगार, असली राक्षस तो उसका अपना बाप था। उसका खून खल गया। वह अपने बाप रमाकांत की तरफ पलटा। पिताजी, उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि रमाकांत कांप गया। ये सच है बेटा, झूठ बोल रही है। ये खुद कन्हैया ने अपने बाप के मुंह पर एक तमाचा झट यश दिया। एक शब्द और नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह बेहोश है, वो झूठ नहीं बोल सकती। और आप मेरे पिता होकर अपनी बहू के साथ ऐसा काम करते, आपको शर्म नहीं आई? रमाकांत की सारी हेकदी निकल गई। वह जमीन पर बैठ गया। कन्हैया ने एक पल सोचा, फिर वह गया और ज्योति के मुंह पर पानी के छींटे मारे। ज्योति को होश आया। वो दोनों, रमाकांत और ज्योति, जमीन पर बैठे थे, कन्हैया के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कन्हैया ने ज्योति की तरफ देखा। तुमने रमेश के साथ जो किया वह गलत था, बहुत गलत। ज्योति ने नजरें झुका ली, लेकिन कन्हैया ने गहरी सांस ली। असली उसकी वजह मैं था, मेरा काम, मेरा वक्त ना देना। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मैं अपने फर्ज में नाकाम रहा। फिर वह अपने बाप की तरफ मुद्दा, और आपने जो किया वह पाप है, घिनौना पाप। आपने अपनी बहू की मजबूरी का फायदा उठाया। कन्हैया ने अपना फोन निकाला। क्या कर रहे हो बेटा? पुलिस को फोन। रमाकांत, गिद्ध गिद्धया नहीं, कन्हैया ने कहा। पुलिस को फोन करके मैं इस घर की इज्जत नीलाम नहीं करूंगा, लेकिन आज से आप इस घर में रहेंगे। पर मेरे लिए आप मर चुके हैं, आप मेरे पिता नहीं हैं। उसने ज्योति की तरफ हाथ बढ़ाया। उठो। ज्योति ने कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। कन्हैया ने उसे कहा किया। मैं ज्योति को घर से निकालने की बात कर रहा था। कन्हैया ने अपने बाप को घूरते हुए कहा। लेकिन अब इस घर से आप जाएंगे, या तो आप चुपचाप इस घर के किसी कोने में पड़ी डीढ़े रहिए, दुनिया से कटकर, या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। रमाकांत का चेहरा शर्म से झुक गया। कन्हैया ज्योति को लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर वह पलटा। ज्योति, उसने कहा, मैंने तुम्हें रमेश के लिए माफ नहीं किया है, और शायद मैं अपने बाप को भी कभी माफ ना कर पाऊं, लेकिन मैं खुद को माफ करना चाहता हूं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। उसने ज्योति का हाथ कस के पकड़ा। क्या तुम मुझे और हमारी शादी को एक और मौका दे सकती हो, एक नई शुरुआत करने का? ज्योति ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कन्हैया उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया था। अब भी वह मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता ज्योति थी। वह अब ज्योति से बातें करता, उसके साथ वक्त बिताता,
और उसकी छोटी छोटी जरूरतों को समझने की कोशिश करता था। ज्योति ने भी अपने अतीत के सारे दर्द पीछे छोड़ दिए थे। उसे फिर से अपने वही पति मिल गए थे, वहीं जिनसे वह कभी दिल से प्यार करती थी। दोस्तों, जो रातें कभी अधूरी रह जाती थीं, वो अब धीरे धीरे पूरी होने लगी।